स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पंगाड़ क्रिएशंस पर। दोस्तों, हरियाणा ग्रुप डी का एग्ज़ाम अब बहुत ही नज़दीक है। 15 दिन भी नहीं बचे हैं आपके एग्ज़ाम के। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा ग्रुप डी के लिए जो साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवा सके, और जो भी हम क्वेश्चन करेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ही रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। आपको सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन है व्हाट्सएप पे मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे परमाणु के क्वेश्चन यानी एटम के। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज है वो किसने की थी? चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला है कि परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्वों को आवर्त सारणी में किस आवर्त में रखा जाएगा? तो चौथे आवर्त में रखा जाएगा। कैल्शियम है, उसका परमाणु क्रमांक जो होता है, एटॉमिक नंबर होता है कैल्शियम का, वो होता है 20। अगला क्वेश्चन है कि जब आप आवर्त सारणी में बाई ओर चलते हैं तो तत्वों का परमाणु क्रमांक। तो ये दे रखा है कि जब आप बाई ओर चलते हैं तो एटॉमिक नंबर जो होगा वो बाई ओर डिक्रीज होता है, और दाई ओर जब हम जाएंगे तो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज होगा। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में विजित तत्वों की संख्या, तो 118 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। आवर्त सारणी में तत्वों को ये एटॉमिक नंबर के अनुसार अरेंज किए गए हैं, एटॉमिक नंबर के अनुसार जो एलिमेंट्स है उनको पीरियोडिक टेबल में। अगला पूछा है कि उत्कृष्ट गैस यानी कि जो नोबल गैसेज हैं वो कौन से ग्रुप में है? तो 18वें ग्रुप में है नोबल गैसेज हैं। नोबल गैसेज जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सभी है वो एटॉमिक गैसेज हैं। अगला क्वेश्चन है कि नोबल गैसेज है वो 18वें ग्रुप में है। अगला क्वेश्चन है कि डैश सारणी कुछ विशेष कारकों पर आधारित रासायनिक तत्व की व्यवस्थित व्यवस्था है। तो ये आवर्त सारणी है वो एक व्यवस्थित व्यवस्था है, पीरियोडिक टेबल। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये थोड़ा साफ नहीं आया है पेज, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि आवर्त सारणी के जो जनक है वो है मेंडेलीव। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक है वो है हेनरी मोजले। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 7 पीरियड हैं और 18 ग्रुप है और 118 टोटल एलिमेंट है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मास नंबर दिया हुआ है 39 और एटॉमिक नंबर है 19। तो प्रोटॉन की संख्या पूछी गई। जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। अगर हमें न्यूट्रॉन की संख्या पूछी गई होती तो 39 में से 19 को घटा देते तो न्यूट्रॉन की संख्या है वो आ जाती 20। अगला क्वेश्चन है कि सोने का चिन्ह पूछा गया है। तो गोल्ड का जो होता है वो AU होता है, सिल्वर का AG होता है, शीशे का PB होता है और टिन का SN होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में किस आवर्त में S और P ब्लॉक तत्व दोनों होते हैं? तो दूसरा और तीसरा आवर्त। अगला क्वेश्चन है कि एक परमाणु द्रव्यमान इकाई की परिभाषा कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें अंश के रूप में दी जाती है। ठीक है दोस्तों। अगला है कि आवर्त सारणी में एक तत्व की स्थिति इसकी प्रोटॉन की संख्या निर्धारित करती है। एटॉमिक जो नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है वो अरेंज किए गए हैं। तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी तत्व में रासायनिक गुण का निर्धारण करता है? तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो जो रासायनिक गुण है उसका निर्धारण करती है। आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं कि तत्वों के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों अपितु संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करते हैं। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर निर्भर करते हैं, क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही है वही तय करते हैं कि तत्व है वो केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा या नहीं लेगा। तो इन चारों में से किसका आकार सबसे बड़ा है? तो Sc3 पॉजिटिव इसका सबसे बड़ा है। अगला है कि ZR और HF की परमाणविक और आयोनिक त्रिज्या समान है। क्यों? क्योंकि लेंथेनॉइड संकोचन के कारण। इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं कि पूरा डिटेल में दिया हुआ है हर एक क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विकल्प सोडियम परमाणु के आधे मोल का द्रव्यमान दर्शाता है? तो सोडियम का आपको एटॉमिक मास पता है कि 23 है, इसका आधा पूछा गया तो 11.5 इसका आंसर होगा। अगला है कि आधुनिक आवर्त श्रेणी में कितने ब्लॉक हैं? तो 4 ब्लॉक है, SP, D और F। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो केमिस्ट्री का, वो है इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि किसका उपयोग है वो निश्चेतक के रूप में, यानी जो बेहोश करने में यूज किया जाता है, क्लोरोफॉर्म का यूज।
मीथेन का यूज होता है ईंधन के रूप में। अमोनिया होती है नाइट्रोजन एक उर्वरक प्रशीतक और नाइट्रिक अम्ल बनाने में। क्लोरीन होती है बहुत सारे उद्योगों में यूज होती है, जैसे प्लास्टिक उद्योग, पेपर उद्योग, और स्विमिंग पूल का जो जल साफ करना होता है वो क्लोरोफॉर्म से होता है। खाने का जो सोडा होता है उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। जो बेकिंग सोडा होता है उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। और सोडियम जो कार्बोनेट होता है उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2। ये होता है वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस वो जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 ½ H2O। अगला क्वेश्चन है कि खाने का नमक NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लास निम्न मिश्रण से बनाया जाता है, तो रेत और सिलिकेट के मिश्रण से वो ग्लास बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है धुलाई का सोडा से सोडियम कार्बोनेट। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। सीमेंट की खोज किसने की थी? तो जोसेफ एस्पादी ने सीमेंट की खोज की थी 1824 में। अगला है कि कौन सा यौगिक थोड़ा गर्म करने पर ऑक्सीजन छोड़ता है? तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। वो HgO जो है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, वो गर्म करने पर ऑक्सीजन है वो छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र आप सभी को पता है, H2O है वो वाटर का फॉर्मूला होता है। इस यौगिक का नाम पूछा गया है Na2H2O3। तो इसका है सोडियम थियोसल्फेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो बाजारू नाम है वो है पाक सोडा। धोने का सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस में कौन सा धातु पाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आपको पता है CaSO4 ½ H2O। इसमें कैल्शियम है वो पाई जाती है। पानी की स्थायी कठोरता क्या मिलाने से दूर होती है? जो वॉशिंग सोडा होता है उससे पानी की स्थायी कठोरता है वो दूर होती है। बेकिंग सोडा क्या है? तो बेकिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है कि पाइरेक्स कांच में के अधिक सामर्थ्य के लिए क्या उत्तरदायी है? तो इसका आंसर है बोरेक्स। इसके बाद अगला टॉपिक है एसिड और बेस। तो मानव जो रक्त होता है ह्यूमन ब्लड, उसका पीएच पूछा गया है, तो ये 7.4 होता है ये इसका पीएच मान। जल की स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल की स्थायी कठोरता का कारण है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है स्थायी कठोरता को भी और अस्थायी कठोरता को भी। परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस को आप पढ़ सकते हैं इसको वीडियो को पॉज करके। अगला है कि टमाटर में कौन सा अम्ल है वो पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर के अंदर। सिरका के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में। टार्ट्रिक अम्ल जो पाया जाता है वो इमली में। और आंवला में पाया जाता है एस्कोर्बिक अम्ल। चाय में मैलिक, दही में लैक्टिक, और मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल। अगला है कि स्विमिंग पूल के जल में विसंक्रमण के लिए रसायन का प्रयोग होता है। क्लोरीन है ये स्विमिंग पूल के जल को साफ करने के लिए किया जाता है। ये मनुष्यों के लिए खतरनाक हो सकता है। शीतल पेय यानी कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सा एसिड होता है? तो कार्बनिक एसिड जो होता है कोल्ड ड्रिंक्स में होता है। अम्ल वर्षा जो होती है वो होती है सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल दोनों के कारण। अम्ल वर्षा किस रेन को कहते हैं? कि जिस जो बारिश का जो जल होता है उसका पीएच मान अगर 5.6 से कम हो, 5.6 से कम जब जल का पीएच हो जाता है जो बारिश के पानी का, तो उसे एसिड रेन बोलते हैं। इनको मैच करना है तो एसिटिक अम्ल है वो सिरका में पाई जाती है। टैनिक अम्ल जो है वो चाय में। एमिनो अम्ल है वो प्रोटीन में। और लैक्टिक अम्ल है वो दूध में पाया जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कि 4 3 2 1। बफर विलयन, तो बफर विलयन है पीएच के परिवर्तन में प्रतिरोध करता है। अगला क्वेश्चन है बफर विलयन का एक उदाहरण है, तो ये है CH3COH CH3COONA। आप देख सकते हैं बफर विलयन को प्राप्त करने के लिए अक्सर दो अम्लों दो क्षारकों को मिश्रित किया जाता है। तो एसिटिक अम्ल और सोडियम एसिटेट का मिश्रण है ये बफर का एक सॉल्यूशन है, बफर विलयन का एक एग्जाम्पल है। कौन सा लवण जल अपघटित होता है? तो ये होता है CH3COONA सोडियम एसिटेट। वायु में उद्भासित होने पर ताजे बोतल जल का पीएच थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वायु की कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलती है। इसी कारण से जो पीएच होता है फिर वो थोड़ा कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल का जो पीएच होता है वो 7 होता है।
और जल को जब खुले वातावरण में छोड़ देते तो ये हल्का अम्लीय हो जाता है, क्योंकि जल में वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो जल के साथ मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, साबुनीकरण के पश्चात विलयन से साबुन को अलग करने में साधारण नमक किस प्रकार सहायक है? साबुन की जो घुलनशीलता होती है उसको कम कर देता है सहायक नमक, जो साधारण नमक है। जल ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। क्यों? ये होता है क्योंकि यह समान हाइड्रोजन आयन संख्या में वियोजित होता है। निम्नलिखित पर्यावरण प्रदूषकों में कौन अम्ल की वर्षा करता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। जिस पानी से कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जैसे खनिजों का उच्चतम स्तर होता है उसे कठोर जल कहते हैं। निम्न में से कौन सा वातावरणीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा पैदा करता है? तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। तो ये है जीवाश्म ईंधनों को जलाने से जो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर और नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड जो मिलती है उसके कारण ये होता है, NO2 और SO2 के कारण। अगला है, जल रसायन उपचार संयंत्रों में क्लोरामाइन प्रयोग किए जाने का क्या प्रयोजन है? क्योंकि जल को विसंक्रमित करना और रोगाणुओं को नष्ट करना। अगला क्वेश्चन है कि जिस अभिक्रिया में अम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और पानी बनाता है उस अभिक्रिया को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या निष्प्रभावीकरण। एसिड और बेस रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाते हैं, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। एथोनिक एसिड का नाम पूछा गया तो एसिटिक एसिड इसका नाम होता है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH। शुद्ध पानी का pH 7 होता है, और अगर पानी का जो बारिश के पानी का अगर pH 5.6 से नीचे होता है तो उसे एसिड रेन बोलते हैं। जो अम्ल होते हैं यानी एसिड होते हैं उनका pH मान होता है 7 से कम, और जो बेस होते हैं उनका 7 से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र के पानी में का खारापन समुद्र के पानी में 1 किलोग्राम साधारण नमक की मात्रा से निश्चित होता है। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा मुख्य रूप से वातावरण में जो होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। कौन सा तत्व सभी अम्लों के लिए समान है? तो हाइड्रोजन। सभी अम्लों की पहचान जो होती है उनमें हाइड्रोजन आयन होता है जो जल में अम्ल के घोले जाने पर अलग हो जाता है। नींबू में पाए जाने वाले एसिड का नाम होता है सिट्रिक अम्ल। नरम पानी से कठिन पानी अलग है क्योंकि, तो नरम पानी से कठिन पानी अलग होता है क्योंकि ये मार्जक के साथ धीरे धीरे जाग देता है। कठोर जल साबुन के साथ जाग बहुत धीरे या बहुत कम बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसका प्रयोग के द्वारा किसी भी रसायन का उपयोग किए बिना पानी पीने योग्य बनाया जाता है? तो UV जो रेज अल्ट्रा वायलेट तरंग उसके द्वारा बनाया जाता है। बॉयलर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पानी का pH मान लगभग 10.5 होना चाहिए, 10.5 होना चाहिए। ठंडे देशों में सर्दियों के दौरान बर्फीली सड़कों पर बर्फ पिघलाने के लिए नमक मिलाया जाता है बर्फ में। नमक का उपयोग अक्सर ठंडे प्रदेशों में बर्फ पिघलाने के लिए किया जाता है। नमक एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है और बर्फ को पिघलाने के लिए जल का हिमांक बिंदु घटा देता है जिससे बर्फ को पिघलना पड़ता है। एक दुर्बल अम्ल पूछा गया इनमें से, तो एसिटिक अम्ल है वो दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल होता है तो ये अपने जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं। एसिटिक अम्ल, फोस्फोरिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल ये सभी दुर्बल अम्ल हैं। इनका केमिकल फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विलयन ABCD का pH मान क्रमशः 3, 4, 6, 8 है। सबसे ज्यादा एसिडिक शक्ति, तो जितना pH मान जितना कम होगा उतना ही है वो एसिडिक होगा, और जितना pH मान ज्यादा होगा उतना ही बेसिक होगा। तो ये 0 से 14 तक पैमाना होता है। जो 14 होगा वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा और 0 सबसे ज्यादा एसिडिक, और 7 पर होता है न्यूट्रल। केमिकल रिएक्शन देखेंगे तो कौन सा इनमें से सही नहीं है? कथन सही नहीं है। तो ऑक्सीजन का योग एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। इलेक्ट्रॉन का निष्कासन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का योग एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया, ये कथन है वो गलत है। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीजन का योग या इलेक्ट्रॉन का निष्कासन एक अभिक्रिया के दौरान होना ऑक्सीकरण कहलाता है। रिडक्शन या अपचयन होता है ऑक्सीजन का निष्कासन या इलेक्ट्रॉन का योग एक अभिक्रिया के दौरान होना। तो ऑक्सीडेशन होता है या तो ऑक्सीजन ऐड हो या इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो, और रिडक्शन में ऑक्सीजन या तो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो और इलेक्ट्रॉन एक ऐड हो।
अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है दबाव पर। दबाव पर निर्भर नहीं करती है। सांद्रण, उत्प्रेरक और तापमान पर निर्भर करती है, लेकिन दबाव पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक के विषय में निम्न में से कौन क्या सत्य है। ए और बी दोनों सत्य हैं। वह पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, वह पदार्थ जो संक्रियण ऊर्जा को घटाता है। एक रासायनिक अभिक्रिया की पहचान नहीं की जा सकती द्रव्यमान परिवर्तन से। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम सल्फेट और बोरियम क्लोराइड के मध्य होने वाली अभिक्रिया दोहरा विस्थापन कहलाती है। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लोह के साथ जलता है और सफेद पाउडर में परिवर्तित होता है। इस सफेद पाउडर का नाम क्या है? तो इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है कि किस वजह से जो अनशील है उसका गलनांक ऊंचा है? तो यह है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण। सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोराइड आयन स्थिर विद्युत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। उत्पाद के बनने में आयनिक जो आबंध होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का क्वथनांक अधिक होने का कारण है, तो ये है पोलर कोवलेंट बॉन्ड यानी कि ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जल के अणु का पदार्थ में मिलाया जाता है उसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक निश्चित अभिक्रिया की दर और दर स्थिरता की इकाई समान है तो अभिक्रिया की कोटि है 0। तो यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, आप इसको देख सकते हैं वीडियो को यहीं पर रोककर। अगला क्वेश्चन है कि एक पदार्थ को खुले में रखने पर हवा में से नमी अवशोषित करने का गुण धर्म है, वो कहलाता है प्रस्वेदन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।